નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે ઉપસ્થિત થયા છીએ. આમ તો ઘણા ટાઈમથી આપણે પદ્ધતિશાસ્ત્રને લગતા આ ઉપરાંત કાવ્ય શિક્ષણ, વ્યાકરણ શિક્ષણ, ગદ્ય પદ્ય શિક્ષણ કે અન્ય પદ્ધતિના ઉપયોગી એવા વિડીયો બનાવી રહ્યા હતા. પરંતુ ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનોની કોમેન્ટ હતી કે વિષય વસ્તુના લગતા પણ પ્રશ્નો લાવો. તો આજે આપણે ધોરણ 12ના હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષાની અંદર જે વિષય વસ્તુ જે છે એના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાય, તો એવા એકમ પ્રમાણેની માહિતી લઈ અને આવેલા છીએ. તો સૌથી પહેલાં ધોરણ 12ના મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો જે 1 માર્કમાં, 2 માર્કમાં અને 5 માર્કમાં કેવા કેવા પૂછાય છે તેની છે ચર્ચા કરવાની છે. સાથે આની પીડીએફ પણ કઈ રીતે મેળવવી તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, જેથી કરીને પીડીએફ મેળવવામાં તમને બધાને સરળતા રહે. આની પીડીએફ મેળવવી ખૂબ સરળ છે. ધોરણ 11 વિષય વસ્તુના 99 રૂપિયા છે, ધોરણ 12ના 99, હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના 149 અને પ્રયોજનમૂલકના 99 રૂપિયા. આ રીતે આ 4 પીડીએફ થઈ અને કુલ જે પેમેન્ટ થાય છે એમાંથી 349 એક ઓફર પ્રમાણે છે આપણે લેવાની છે. તો જે વ્યક્તિને આ પીડીએફ લેવી હોય તે લઈ શકે. ઘણા બધાને એમ કે પીડીએફ થોડોક વધારે છે, પણ તમે એક વખત ખૂબ સારી રીતે તૈયારી કરી નાખજો તો આવનારા સમયમાં તમને આ કિંમત છે એ નજીવી લાગશે. કારણ કે એક વખત જો તમે નોકરીએ લાગી જશો તો સીધો જ 1 મહિનાના 50,000થી તમારી પગારની શરૂઆત થવાની છે. એટલે જેટલી તૈયારી થાય જેટલું સાહિત્ય મળે ત્યાંથી મેળવી લેજો અને એ મેળવી અને જેમ બને એમ વધારે માર્ક્સ આવે એવા પ્રયત્ન કરજો. એક વખતની મહેનત જિંદગીભરનું તમારું સપનું છે એ સાકાર કરશે. એટલે પીડીએફ છે એ અવશ્ય લઈ લેજો. આ પીડીએફ ઉપરાંત પણ તમે અન્ય સાહિત્ય મળે તો વાંચજો અને સૌથી વધારે માર્ક્સ આવે એવો પ્રયત્ન કરજો. તો આ બેસ્ટ ઓફરનો લાભ લઈ અને દરેક વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો છે એ તૈયારી કરે. અહીં વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે, તેમાં તમારે વોટ્સએપ કરવાનો છે અને તમને એની પીડીએફ છે મળી જશે. હવે જોઈએ આપણે ધોરણ 12ના જે વિષય વસ્તુના છે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા. ભાઈ બહેનો, 6થું એકમ છે ઘર, જે ભોળાભાઈ પટેલ એના રચિતા છે. ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ કે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है, लेखक ने पुराना घर बेच देने का क्यों विचार किया? उत्तर है, लेखक और उसके भाई परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे. मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनसे अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे. अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का अब कोई आकर्षण नहीं था. इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया. बीजो प्रश्न, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? जवाब है, लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया था. मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंटें लाए थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खोद कर लाए थे. लेखक की माँ ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे. इस तरह लेखक के माता पिता ने गांव के घर को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था. तीजो प्रश्न, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है? उत्तर है, लेखक की बूढ़ी माँ को कम दिखाई देता था. लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वे अधिक दिन निकाल पाएंगे. लेखक के पिता के अवसान के समय भी वे रोई नहीं थी, पर आज घर बेचने की बात को लेकर वे रो रही थी. इन सब बातों से लेखक को लगा कि उनकी माँ को अभी अधिक दिन जीने की चाह है, अभी उनका हृदय जीवंत है तथा उन्हें जीवन और जगत में रुचि है. चौथा प्रश्न, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? जवाब है ना, घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की माँ के भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया. इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया. उसे लगा कि मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो. सभी को अदृष्ट ग्रह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ. ત્યારબાદ 5-6 વાક્યના ઉત્તરો છે. એમાં પહેલો છે, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? उत्तर,
गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वे चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी माटी लाए थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। वही उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक की सभी संतानों का जन्म भी उसी घर में हुआ था। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप सजे थे। इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध था। बीजो प्रश्न, घर बेचने से माँ क्यों दुखी हो रहा था? गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। उसके निर्माण में भी उन्होंने योग दिया था। उन्होंने उस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी। उन्होंने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाई थी। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता है। वह उनके जीवन में हुई अनेक अच्छे बुरे प्रसंगों का साक्षी था। उसे बेचना उनके लिए अपने आत्मीय जन्म से बिछुड़ने के समान था। वे अपने जीते जी उसे बिकते नहीं देख सकती थी। इसीलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो आशय है घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। आनो आशय एवो है कि मकान मकान है और घर घर है। 4 दीवारों और छप्पर वाला घर बनवाया अथवा पैसों से खरीदा या बेचा जा सकता है। उससे किसी का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता। लेकिन पुश्तैनी घर घर होता है। उसमें रहने वालों की भावनाएं उससे जुड़ी होती है। उसके चप्पे चप्पे में अच्छी या बुरी घटनाएं हुई होती है। वे घर में रहने वाले लोगों को बांधे रखती है। उस घर को बेचने या किसी को देने का प्रश्न खड़ा होता है तो ये यादें मनुष्य को कचोड़ने लगती है। मनुष्य चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर उसके पास रहे, वह किसी भी हालत में रहे पर घर बना रहे। बीजू है, घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। आनो जवाब જોઈએ मित्रों આપણે। लेखक गांव में अपना पुश्तैनी घर बेचने से पहले अपने सभी भाइयों और परिवार के सभी लोगों के साथ उस घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं। उन्हें घर में विभिन्न स्थानों पर पहले बिताए क्षण एवं विभिन्न घटनाएं याद आती है। घर की दीवारें इन घटनाओं की साक्षी रही है। लेखक को दीवारें इतने दिनों बाद घर में लौटने का उलाहना देती सी लगती है। एक दीवार तो उन्हें यह कहती सी लगती है कि एक तो इतने दिनों के बाद आए और अब बस हमेशा के लिए विदा। और लेखक व्यग्र हो जाते हैं। ત્યારબાદ કેટલાક 4-5 વાક્યના વધારાના પ્રશ્નો જોઈએ। गांव का पुश्तैनी घर बेचने से पहले लेखक के मन में क्या क्या विचार आए? तो उत्तर જોઈએ मित्रों कि लेखक ने गांव का पुश्तैनी घर बेचने का निश्चय कर लिया था, परंतु बाद में उसका मन उद्विग्न हो गया। उसे लगा कि आखिर वह पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। कितनी मेहनत से उसके पिता और माँ ने उस घर को बनाया था। उसी घर के आंगन में वे खेलते थे, वही रहकर उन्हें शिक्षा पाई थी। उसी घर में उसकी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप सजे थे। पड़ोसियों से झगड़े हुए थे, वही उनके पशु बांधे जाते थे। उनके दादा दादी और पिता की मृत्यु भी उसी घर में हुई थी। इस प्रकार गांव का पुश्तैनी घर बेचने से पहले लेखक के मन में तरह तरह की भावनाएं विचार आए। बीजो प्रश्न, लेखक ने गांव का घर बेचने का क्यों निश्चय किया? लेखक उनके सभी भाइयों, सभी के परिवार और उनकी माँ शहर में रहने लगे थे। गांव में लेखक का पुश्तैनी घर था जिसे उनके दिवंगत पिता तथा माँ ने बड़े परिश्रम से बनाया था। वह बहुत समय से बंद पड़ा था और जर्जरित होता जा रहा था। गांव के अधिकांश लोगों ने शहर में स्थायी हो जाने पर अपने अपने घर बेच दिए थे। जब उनमें नए लोग आ गए जिनके लेखक का कोई संबंध नहीं था, उस घर का खरीदार भी अच्छा मिल रहा था। इसलिए लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति से गांव के घर को बेच देने का निर्णय किया था। सरस मजानो तीजो प्रश्न है, घर बेचने से पहले परिवार ने क्या किया? गांव का पुराना घर बेचने से पहले परिवार ने एक बार फिर वहां साथ रहने का निर्णय किया। एक लंबे समय के बाद घर खुला। देखते छोटे बड़े परिवारजनों से यह सूना घर फिर गूंजने लगा। पुराने दिन वापस लौटे। पति की मृत्यु के बाद लेखक की माँ लगभग उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में रुचि नहीं लेती थी। पुराने घर में आकर वे प्रसन्न रहने लगी।
वहाँ के वातावरण में उन्हें आत्मीयता की अनुभूति होती थी। इस प्रकार घर बेचने से पहले परिवार ने एक बार फिर उसमें रहने के आनंद का अनुभव किया। चौथा प्रश्न, गांव के पुराने घर में बैठे लेखक कैसी व्यग्रता अनुभव करते हैं? उत्तर, गांव के पुराने घर में बैठे लेखक का मन अनेक पुरानी स्मृतियों से घिर जाता है। उस घर के दालान में ही उसने वर्णमाला सीखी थी और उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़े थे। लेखक आंगन में खाट बिछाकर लेट जाते हैं। आज भी वहाँ नौंद थी और खड़े थे। खटे थे। लेखक को लगता है जैसे पहले वहाँ बांधे जाने वाले पशु रंभा रहे हैं। लेखक का ध्यान उस खपरेल पर पड़ जाता है जहाँ चौमासों में इसका संगीत सुनते हैं। उन्हें वह तोरण याद आता है जिसके नीचे उनकी बहनों के विवाह मंडप बंधे थे। उनके लगता है जैसे घर की दीवारें उनसे कह रही है कि इतने दिन बाद तो आए हो और अब दूसरों के बेचकर चले जाने चाहते हो। इस प्रकार गांव के पुराने घर में बैठे हुए लेखक गहरी व्यग्रता अनुभव करते हैं। एक वार्तना કેટલાક જોઈ લઈએ। गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तो घर के सभी लोग गांव से शहर स्थायी हो गए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। तीजो प्रश्न, लेखक ने किसी की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। चौथा प्रश्न, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सहपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा? गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावनात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार सहपरिवार साथ रहने का निश्चय किया। लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? तो लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने में पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। ત્યારબાદ કેટલાક આ વ્યાકરણના પ્રશ્નો છે મિત્રો, સમાનાર્થીના છે, ત્યારબાદ આ વિરોધાર્થી શબ્દ છે, એનો અલગથી એક વિડીયો છે એ બનાવેલો છે, આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર મૂકેલો છે, તમે એ જોઈ શકો છો। કારણ કે ઘણું બધું લાંબુ વ્યાકરણ પણ છે જે પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ તો ખૂબ મહત્ત્વનું છે જ, પણ એનો આખો એક અલગથી વિડીયો છે। પીડીએફ જેને લીધી છે એને આ બધું જ પીડીએફમાં સાથે છે, આ બધું વ્યાકરણ સાથે છે આવવાનું છે। સાતમું એકમ છે બાદલ કો ઘીરતે દેખા હૈ, સરસ મજાનું કાવ્ય છે, નાગાર્જુન છે એના કવિ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે। જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, दो वाक्यों में एक છે, कविता के प्रथम चरण में क्या दृश्य है? बादल को घिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में निर्मल सफ़ेद बर्फ से आच्छादित पर्वत शिखर पर बादल घिर आए हैं तथा मानसरोवर झील में खिले हुए कमल के सुनहरे फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बूंदें गिर रही है। बीजो प्रश्न, हंस किससे उपकर शीतलता प्राप्त करने से हिमालय पर जाते हैं? उत्तर है, पावस की ऋतु की उमस बहुत कष्टदायक होती है। हंस पावस ऋतु की उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर जाते हैं। तीजो प्रश्न है, बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरिदरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है? तो बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरिदरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कलह का दृश्य है। कवि ने किरणों और शिखरों को कैसा बताया है? तो बादल के गिरते हैं देखा कविता में कवि ने सुबह के बाल सूर्य की किरणों और शिखर पर इन किरणों से पड़ते सुनहरे प्रकाश का वर्णन किया है। कवि ने किरणों को मृदु तथा शिखर को स्वर्णाम अर्थात सोने की आभा जैसा बताया है। 5-6 वाक्यों કેટલાક જોઈએ વધારાના કે प्रस्तुत कविता में कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। उत्तर, बालक को घिरते देखा है कविता में कवि नागार्जुन ने प्रकृति के कई मनोहर चित्र खींचे हैं। हिमालय के उज्ज्वल शिखर को देखते ही बनते हैं।
उन पर पावस ऋतु के बादलों को गिरना भी बड़ा मनोरम लगता है। मानसरोवर झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं। उन पर बादल से गिरते मोती जैसे झलकण अपूर्व शोभा प्रदान करता है। झीलों में तैरते हुए हंसों को देखना अच्छा लगता है। वसंत के प्रभाव की सुंदरता निराली है। मंद मंद शीतल पवन का स्पर्श बड़ा सुहावना लगता है। बाल सूर्य की कोमल किरणें का सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों को भी स्वर्णिम बना देता है। इस प्रकार कविता में वर्णित सौंदर्य की नैसर्गिकता का अत्यंत स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी है। बीजो प्रश्न, कवि ने किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है? कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील में कमल के सुनहरे फूल खिले हुए हैं। उन पर बर्फ से आच्छादित चोटियों पर घिरे हुए बादलों से मोती से झलकण गिर रहे हैं। आसपास की झीलों में कमल नालों की लालिमा लिए हुई आभा बिखर रही है। सुबह बाल सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर गिरकर उन्हें भी सुनहरा बना रही है। मानसरोवर के पानी में शैवालों की हरिद्री सी बिछी हुई है। इस प्रकार कवि ने कविता में लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नील, श्यामल, हरा आदि रंगों का प्रयोग करके इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। तीजो प्रश्न, कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए। कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील पर पावस ऋतु के बादल छाए हुए हैं। उनसे गिरते जलकण कवि को मोती जैसे लगते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर कई छोटी छोटी झीलें हैं। कवि उन झीलों में तैरते हुए हंसों को देखता है। वह कल्पना करता है कि शायद वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर वे हंस अपनी तपन मिटाने के लिए उन झीलों में तैरने आए हो और कमलनाल के तीखे मीठे तंतु खोज रहे हो। रात के समय चकवा चकवी का वियोग कवि को भावुक बना देता है। उसे लगता है वह कैसा शाप है जिसके कारण वे रात में एक दूसरे से अलग रहने के लिए विवश हो जाते हैं। सुबह होते ही उन वियोगी पक्षियों के क्रंदन की समाप्ति और फिर उनका मिलन कवि की भावना को आनंद प्रदान करता है। आशय स्पष्ट कीजिए। में पहलू है, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल शरणक शिखर थे। बाल्यावस्था में सूर्य का गोला धीरे धीरे पर्वत शिखरों के बीच उभर कर ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सूर्य की कोमल सुनहरी किरणों से पर्वत शिखर सोने की भांति चमक रहे थे। सूर्योदय हो गया था। सूर्योदय का यह समय चकवा चकवी पक्षियों के लिए वरदान स्वरूप था। उनके विरह की रात समाप्त हो गई थी। उनका क्रंदन बंद हो गया था। वे रात भर के बिछोह के बाद अब फिर एक दूसरे मिलकर प्रणय कलह में लीन थे। चकवा चकवी के प्रणय के बारे में कवि ने क्या लिखा है? चकवा चकवी विचित्र पक्षी है। उनके चिरकाल से रात्रि समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है। इसलिए ये पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में क्रंदन करते रहते हैं। सुबह होते ही शाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी के साथ उनके विलाप की भी समाप्ति हो जाती है। कवि भावनाशील प्राणी है। उसे इस पक्षी को मिला यह शाप व्यथित कर देता है। प्रातःकाल उनका विरह क्रंदन बंद होने पर कवि को भी एक प्रकार की सुख की अनुभूति होती है। एक एक वाक्य ना જોઈએ। मानसरोवर में कमलों के ऊपर क्या गिरने से चित्र मनोहर लगता है? तो मानसरोवर में कमलों के ऊपर बादलों से गिरते मोती जैसे झलकणों को कारण चित्र मनोहर लगता है। हंस झीलों में क्या खोजते हैं? हंस झीलों में तीखे और मीठे तंतु खोजते हैं। प्रस्तुत कविता किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? बादल को गिरते देखा है कविता प्रकृति के सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कविता का रचनाकाल क्या है? तो बादल को गिरते देखा है कविता का रचनाकाल पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु है। कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? कवि ने कमल को सुनहरे रंग का बताया। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? बादल को गिरते देखा है कविता में कवि ने हिमालय के मानसरोवर और पर्वत शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે કે ભાઈ બહેનો આ છે વ્યાકરણના પ્રશ્નો છે, સમાનાર્થી છે, વિરોધાર્થી શબ્દ છે, ઉપસર્ગ बताओ, વિશેષણ પહચાનો, શબ્દ સમૂહ કે लिए એક શબ્દ, આવા વ્યાકરણના ઘણા બધા અને ખૂબ સારા પ્રશ્નો છે એ આપેલા છે। ત્યારબાદ જોઈએ આપણે 8મું ચેપ્ટર છે જેનું નામ છે ચાર્લ્સ ટાઉન છે જોહાનિસબર્ગ।
જે મહાત્મા ગાંધી રચિત છે એનો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, એમાં ખાસ दो वाक्यों में चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचा जाता था। उत्तर है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए घोड़े की सिक्रम पकड़नी पड़ती थी। बीच में एक रात स्टैंडर्टन में रुकना पड़ता था। इस तरह सिक्रम से चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचा जाता था। बीजो प्रश्न, गोरा मुखिया कहाँ बैठा था। सिक्रम से यात्रा करने वाले लोग सिक्रम में अंदर बैठते थे। सिक्रम के बाहर कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 बैठक थी। गोरा मुखिया इन बैठकों में से एक बैठक पर बैठता था। तीजो प्रश्न, सिक्रम पार्डी को पहुंची तो गोरे मुखिया ने गांधी जी से क्या कहा। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गोरे मुखिया ने गांधी जी को सिक्रम में कोचवान की बगल की बैठक पर बिठा दिया था। सिक्रम जब पार्डी को पहुंची तो उसने सिक्रम में पैर रखने की पटिया पर मेला सा बोरा बिछाकर गांधी जी से कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के बगल में बैठना है। सहयात्रियों ने गांधी जी का पक्ष लेते हुए क्या कहा। गोरे मुखिया ने गांधी जी को अपने पैरों के पास बैठाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस पर गोरा गांधी जी को मारने और गालियाँ देने लगा। यह देखकर सहयात्रियों ने गांधी जी का पक्ष लेते हुए कहा, अरे भाई इस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, वहाँ नहीं तो हमारे पास अंदर बैठने दो। 5वां प्रश्न, हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी जी से क्या कहा। गोरे मुखिया ने स्टैंडर्टन पहुँचने पर गांधी जी को मजा चखाने की बात कही थी, धमकी दी थी। रात को गांधी जी स्टैंडर्टन पहुँचे तो वहाँ कई हिंदुस्तानियों को देखकर उन्हें तसल्ली हुई। हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी जी से कहा कि हम आपको ईशा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન, गोरे अफसर ने गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। गोरे अफसर ने सिक्रम में बैठे गांधी जी को पैर रखने के पटिया पर मेला सा कपड़ा बिछाकर बैठने को कहा। गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसीलिए गोरे अफसर ने गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया। ત્યારબાદ 5 વાક્યોનો પહેલો પ્રશ્ન, सिक्रम का टिकट रद्द होने का रहस्य क्या था। गांधी जी के पास सिक्रम की टिकट था। इसके अलावा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वालों के नाम तार भी कर दिया था। सिक्रम में सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया भी था। उसने गांधी जी से कहा कि उनका टिकट तो रद्द हो गया है। गांधी जी ने उसे बताया कि उनका टिकट सही है, पर गोरे मुखिया के मन में तो कुछ और ही था। उसकी दृष्टि में तो गांधी जी कुली थे, वह नहीं चाहता कि गोरे यात्रियों के साथ बैठे, इसीलिए उसने जानबूझकर गांधी जी के टिकट को रद्द हो गया बताया। इस प्रकार गांधी जी का सिक्रम का टिकट रद्द होने का रहस्य गोरों के बीच एक भारतीय के बैठने की असहनशीलता थी। बीजो प्रश्न, गोरे मुखिया और गांधी जी के बीच झगड़ा क्यों हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली माना जाता था। गांधी जी भी भारतीय थे। वे सिक्रम के गोरे यात्रियों का साथ बैठे थे। गोरा मुखिया इसे सहन न कर सका। वह गांधी जी की बैठक पर बैठ गया, पर उसने गांधी जी की कोचवान की बगल वाली बैठक पर बिठा दिया, जहाँ वास्तव में उसे बैठना चाहिए था। गांधी जी ने उसे उस अपमान को सहन कर लिया। बाद में उसकी इच्छा वहाँ बैठने की हुई जहाँ उसने गांधी जी को बिठाया था। उसने एक मेला सा बोरा पैर रखने की पटिया पर बिछा दिया और गांधी जी से कहा कि वे अपनी बैठक से उठ जाए और उस बोरे पर बैठ जाए। गांधी जी इस अपमान को बर्दाश्त न कर सके। इस बात पर गोरे मुखिया ने उससे झगड़ा किया। तीजो प्रश्न, गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी क्यों लिखी, उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ। अपमान से घूंट पीते हुए गांधी जी स्टैंडर्टन से जोहानिसबर्ग पहुंच गए। उन्होंने सिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम पत्र लिखा। उन्होंने उस गोरे की शिकायत की जिससे उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। कंपनी वालों से भी गांधी जी ने सुबह की अपनी यात्रा के लिए सिक्रम में अंदर की जगह देने का आग्रह किया। उत्तर में एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि कल वह गोरा नहीं रहेगा। कल स्टैंडर्टन से बड़ी सिक्रम आएगी, उसमें उन्हें यात्रियों के साथ सिक्रम में अंदर जगह मिलेगी। इस प्रकार एजेंट से गांधी जी को अनुकूल उत्तर प्राप्त हुआ। गोरे मुखिया ने गांधी जी की पिटाई क्यों की।
गांधी जी कोचवान की बगल में बैठकर एक बार अपमान सह चुके थे, लेकिन जब गोरे मुखिया ने पटिया पर रखे मेले से बोरे पर उन्हें बैठने के लिए कहा तो वह अपमान सहन करने के लिए वे राजी न हुए। उनके इनकार को गोरा मुखिया सह नहीं सका। क्रोधित होकर वह गांधी जी पर तमाशों की वर्षा करने लगे। गोरा मुखिया उनकी बाह पकड़कर उन्हें नीचे उतारने लगा, पर गांधी जी ने सिक्रम के सिक्चों को कसकर पकड़ रखा, इसलिए वह उन्हें न उतार सका, परंतु उन्हें मारता रहा और गालियाँ देता रहा। इस तरह अपना आदेश न मानने पर गोरे मुखिया ने गांधी जी की पिटाई की। स्टैंडर्टन पहुंचने पर गांधी जी ने कैसा अनुभव किया? चार्ल्स टाउन से स्टैंडर्टन तक की गांधी जी की यात्रा बड़ी कष्टदायक रही। गोरे मुखिया ने उन्हें बहुत परेशान किया। उसने उनका अपमान किया, पिटाई की और पहुंचने पर उन्हें मजा चखाने की धमकी देता रहा। बेचारे गांधी जी को उससे बहुत डर लगता था। उन्हें लगा कि वे मुकाम पर जिंदा पहुंच पाएंगे कि नहीं। रात हुई और सिक्रम स्टैंडर्टन पहुंचे। वहां गांधी जी ने कई भारतीयों को देखा, तब उन्हें तसल्ली हुई। उन्हें तब और तसल्ली हुई जब उन लोगों ने कहा कि वे उन्हें ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने आएंगे। इस प्रकार स्टैंडर्टन पहुंचने पर गांधी जी ने राहत की सांस ली। एक वाक्यना छे। पहला प्रश्न, जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था? तो जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात स्टैंडर्टन में रुकना पड़ता था। बीजू, अब्दुल्ला सेठ ने किसे तार किया था? उत्तर है, अब्दुल्ला सेठ ने चार्ल्स टाउन के पते पर सिक्रम वाले को तार किया था। गांधी जी ने किसे अन्याय माना? उत्तर જોઈએ, सिक्रम में गांधी जी की बैठक अंदर थी, पर जब सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया उनकी बैठक पर अंदर बैठा और उसने गांधी जी को कोचवान की बगल में बैठा दिया तो गांधी जी ने उसे अन्याय माना। चौथा प्रश्न, गोरा उंगली दिखाकर क्या बड़बड़ा रहा था? गोरा उंगली दिखाकर बड़बड़ाता था कि याद रख, स्टैंडर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। गांधी जी को क्या देखकर तसल्ली हुई? तो गांधी जी सिक्रम से रात को जब स्टैंडर्टन पहुंचे तो वहां उन्हें कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए। यह देखकर उन्हें तसल्ली हुई। त्यारबाद કેટલાક સમાનાર્થી શબ્દો છે, એટલે કે વ્યાકરણના પ્રશ્નો છે, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે, પાઠની અંદર આવતા ઘણા બધા અને ખૂબ મહત્ત્વના તત્સમરૂપ આપો, ઉપસર્ગ બતાવો, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, આવા બધા પરીક્ષામાં પૂછાય છે। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આની પીડીએફ લીધી છે એને આ બધું જ સાથે છે આવવાનું છે। જે નથી લીધી આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો, અથવા આપણો અલગથી એક વિડીયો પણ બનાવેલો છે। આ છે મુહાવરાનો અર્થ આપીને છે, વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સુધી આજે આપણે રાખીએ। ખૂબ સારી એવા પ્રશ્નો અને જવાબો આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। જો તમને સારું લાગે તો વિડીયોને ગમ્યો હોય તો અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી અવશ્ય પહોંચાડજો। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી સાથે જોડાયેલા રહો।